Hello everyone. So today we're going to start the new chapter and the name of the chapter is Need of Silence. Let's begin the chapter. Chapter 5, Need of Silence. About the chapter. In this chapter, the message is given that in the present era, noise pollution is at its peak. Man is making noise for his entertainment and comforts, but he does not know how big a threat it is to humanity. Increasing noise pollution had a very adverse effect on the mental and physical health of man. It is the responsibility of all of us to raise our voice against it. So, the message which they are trying to give through this chapter is that कि nowadays noise pollution इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है which is harming the people because we are making noise for our entertainment. हम loud music लगाते हैं या vehicles की noise होती है for our comforts we do things. But you do not know that what a big threat it is to our life because it's very difficult for the heart patients to listen a loud voice. तो नॉइज पोल्यूशन का इस तरीके से बढ़ना इट इज़ अ डेंजरस थिंग. इसका बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ता है मेंटली भी और फिजिकली भी किसी की भी हेल्थ पर. तो ये इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिटीजन एवरी पर्सन कि अपनी वॉइस इसके अगेंस्ट रेज करें. दिस एज विल प्रोबेबली बी नोन एज द नॉइजिएस्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री. ये सबसे नॉइजिएस्ट एज मानी जाएगी ह्यूमन हिस्ट्री में. वी क्रिएट अ लॉट of noise not only to show that we are in happy festive mood to canvass votes to advertise the commodity or a point of view but also for its own sake. हम नॉइज क्रिएट करते हैं इसलिए नहीं, हम अपनी हैप्पीनेस को ही शो नहीं करते, उसके लिए हम नॉइज क्रिएट करते हैं. या हम कभी फेस्टिवल्स में तेज लाउड म्यूजिक लगाते हैं या वोट देने जाएंगे तो हम लाउड म्यूजिक लगाएंगे, कैंपेनिंग करेंगे, एडवर्टीजमेंट करेंगे किसी भी कमोडिटी का. तो दैट इज नॉट अ पॉइंट ऑफ व्यू बट ऑल्सो फॉर इट्स अपने लिए भी we do that. Noise is the greatest bane of modern life. नॉइज जो है मॉडर्न लाइफ का सबसे बड़ा डेथ का कारण या डिस्ट्रक्शन है. एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइव्स वी आर बीइंग डिस्ट्रैक्टेड बाय इट. नेसेसरी नॉइज, अननेसेसरी नॉइज, पर्पसफुल नॉइज एंड द पर्पसलेस नॉइज इनफ टू वीकन आवर नर्व्स एंड मैडनेस. हम अपनी लाइफ में डेली रूटीन में हर तरह की नॉइजेस को फेस करते हैं. हम उससे डिस्ट्रैक्ट होते हैं, चाहे वो नॉइज़ हमें अच्छी लग रही है या नहीं भी अच्छी लग रही है, ज़रूरी है या नहीं है हमारे लिए, किसी पर्पस से वो नॉइज़ को हम सुनना पड़ रहा है या उसका कोई पर्पस नहीं है, बट दे आर वीकनिंग आवर लाइव्स. इफ द एवरेज इंडियन लाइफ इज ओनली 26 ईयर्स, नोट दिस वॉज रिटन मैनी ईयर्स बैक. वी हैव ओनली आवरसेल्व्स टू ब्लेम फॉर इट. एवरेज इंडियन लाइफ जो थी वो 26 ईयर्स है अगर, तो ये बहुत साल पहले लिखा गया था एंड इसके लिए हमें खुद को ही ब्लेम करना चाहिए. द नॉइज इन एंड अराउंड अस इज वियरिंग आउट अ टेरिफिक पेस. जो नॉइज हम सुनते हैं चारों तरफ अपने, वो इट्स या वो इतनी तेजी से बढ़ रही है, इट इज डिक्रीजिंग द लाइफ ऑफ लेवल ऑफ पीपल. Someone noted recently that present day babies are peculiarly loud throated. किसी ने नोट किया था रिसेंटली कि जो प्रेजेंट डेज बेबीज हैं ये लाउड थ्रोटेड है. दे लुक एलिगेंट एंड स्वीट नो डाउट बट द मोमेंट दे ओपन देयर माउथ दे लेट आउट अ शैटरिंग वॉल्यूम ऑफ साउंड. मतलब क्योंकि when they are in the mother's womb they listen very loud music due to which उनकी जो वॉइस है, उनका थ्रोट है, वो ऐसा होता है कि वैसे चिल्ला रहे हैं. तो जब वैसे तो वो बहुत अच्छे दिखते हैं लेकिन जैसे ही दे ओपन देयर माउथ ऐसा लगता है कितनी तेज तक बोल रहे हैं, उनकी वॉल्यूम बहुत तेज है बोलने की. School teachers do their best from the beginning by ordering every few seconds in the classroom silence. अब स्कूल में टीचर्स अपना पूरा बेस्ट देती हैं कि फ्रॉम द स्टार्टिंग से ही बच्चों को ऑर्डर करती है कि साइलेंस, बी क्वाइट, चुप रहो. बट इट डज नॉट अपीयर टू हैव एनी इफेक्ट ऑन चिल्ड्रन. लेकिन इस चीज का कोई इफेक्ट बच्चों पर नहीं पड़ता. दे रिमेन द नॉइजियस्ट क्रिएचर्स ऑन दी अर्थ, क्योंकि वो सबसे ज्यादा शोर मचाने वाले क्रिएचर्स हैं. आई थिंक देयर विल बी एन ऑल राउंड बेनिफिट इफ अ पीरियड ऑफ एब्सोल्यूट साइलेंस इज इंट्रोड्यूस्ड इन एवरी क्लास. कितना बेनिफिट हो सकता है इस चीज से अगर पूरी क्लास में बिल्कुल साइलेंस हो और बिल्कुल शांति से बच्चे पढ़ाई करें. तो एवरी क्लास टाइम टेबल में अंदर एक साइलेंस पीरियड भी होना चाहिए विद द प्राइज एट द एंड ऑफ द ईयर फॉर द क्वाइटेस्ट और द मोस्ट सॉफ्ट स्पोकन स्टूडेंट इन द स्कूल. कि पूरी क्लास में जो सबसे कम और सबसे धीरे बोलने वाला जो बच्चा है उसके लिए एक रिवॉर्ड होना चाहिए पूरे साल के एंड में.
हॉकिंग इन द स्ट्रीट्स हैज ऑफ लेट बिकम अ लिटिल टू मच। अब जो सड़क पर लोग सामान बेचने के लिए निकलते हैं स्ट्रीट्स पर, वो जो चिल्लाते हैं, वो भी ज्यादा हो गया है। इट सीम्स इम्पॉसिबल टू कंसंट्रेट ऑन मनी स्टडी और राइटिंग एट होम, पर्टिकुलरली इफ वंस विंडोज लुक ओवर अ स्ट्रीट। तो ऐसा इम्पॉसिबल लगता है, कंसंट्रेट करना पड़ रहे हैं जो बच्चे अंदर, वो इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। अब तो माइक्स लगाने लगे हैं, माइक्स पे वो चीजों को सेल करने के लिए माइक्स लगाते हैं अपने थ्रोट को ज्यादा मतलब प्रॉब्लम ना हो। Even if one retires to the back of the house, one may not be saved, since the hawker seems to set the pitch of his voice on the basis that you should be searched out and pierced through, even if you are hiding in the innermost recess of the house. अगर कोई अपने घर को, किसी का घर बड़ा है और अपने घर के कहीं वो दूर कोने में है, पीछे भी है, तो वो भी नहीं बचा हुआ, क्योंकि हॉकर्स जो बाहर आते हैं बेचने के लिए सामान, उनकी वॉइस का पिच इतना ज्यादा लाउड हो जाता है कि वो कहीं पर तक भी उनकी आवाज जा सकती है। इवन इफ यू आर हाइडिंग इनर मोस्ट रीसेस ऑफ द हाउस, इनर मोस्ट घर के बिल्कुल ही अंदर वाले कोने में भी आप छुपे हो तो भी उनकी आवाज वहां तक पहुंच जाती है। एट द मोमेंट आई एम राइटिंग दिस, आई सी आई हियर टू plantain sellers coming on each other's heels, almost trying back each other out of existence. जिस मोमेंट मैं ये लिख रही हूँ, मैंने देखा है, मैंने सुना है, दो प्लांटेन सेलर्स हैं जो आ रहे हैं एक दूसरे के, एक ही चीज को, मतलब से एक इधर से आ रहा है, एक उधर से आ रहा है, और एक मतलब इतनी जोर जोर से वो लोग चिल्ला रहे हैं अपने सामान को बेचने के लिए कि दूसरा ये एक दूसरे को ये शो करना चाहते हैं कि दूसरा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बस उन्हें अब चिल्लाने से मतलब है। आई फियर दैट द ग्रो मोर फूड कैंपेन हैज ब्रॉट इन ओनली मोर प्लांटेन सिंस आई नोटिस टू मोर हॉकर्स कमिंग इन विद सेम कमोडिटी। मुझे तो ये डर लग रहा था कि जो ग्रो मोर फूड का जो कैंपेन है, इट हैज ब्रॉट इन ओनली मोर प्लांटेन्स, लेकिन क्योंकि मैंने नोटिस करा है कि दो मोर हॉकर्स वहां पर आ गए हैं उसी कम्युनिटी को बेचने के लिए। नाउ फॉर अ वेरिएशन, आई सपोज अ सीकर ऑफ ओल्ड पेपर एंड एम्प्टी बॉटल्स इज एक्सप्रेसिंग हिज विश इन अ रिच face filling voice. A knife grinder is employing an anguished cry like one caught in a trap, and many others follow. अब वेरिएशन के लिए मैंने सपोज कि एक ओल्ड पेपर किसी को चाहिए, सीकर है उसका, और एम्प्टी बॉटल्स, तो वो अपनी एक्सप्रेस कर रहा है विश को इन अ रिच स्पेस फिलिंग वॉइस में। एक नाइफ ग्राइंडर जो है, वो नाइफ ग्राइंडर इज एम्प्लॉइंग एन एंग्विश्ड क्राई, लाइक जैसे वो उसे किसी ने ट्रैप में पकड़ लिया हो, किसी ने उसको शिकार कर लिया, उसको जाल में फंसा लिया हो, और मैं दूसरा वो उसको फॉलो कर रहा है। ऑल दैट वी अंडरस्टैंड इज दैट दे आर शाउटिंग समथिंग, मतलब द मेन मोटिव यही है कि वो सब चिल्ला रहे हैं। वो इधर से चिल्ला रहा है कि मुझे बचा लिया या मुझे इधर कर लिया, तो इट्स द काइंड ऑफ अ ट्रैप। इट मे बी अबाउट एनीथिंग फ्रॉम gingerly oil cake to lotus flowers, brinjals और bangles, सब कुछ ना कुछ बेच रहे हैं। वी आर सराउंडेड बाय अ मूविंग लाउड मार्केट ऑल द टाइम, तो हम चारों तरफ, हमारे आसपास मार्केट है तो वहाँ लाउड नॉइज आती रहती है। आई हैव अ ड्रेड ऑफ लिविंग नेक्स्ट टू अ मैन ओइंग अ मोटरसाइकिल। इवन मुझे बहुत ही वो कहती है कि मुझे बहुत ही डर लगता है ऐसी जगह पे रहने पर जहां पर मेरे बराबर में एक मैन है जिसके पास मोटरसाइकिल हो। When this motorcyclist starts out, the agitation he creates lasts for half an hour, even after the machine itself has gone out of sight. जब ये मोटरसाइकिल स्टार्ट होती है ना, तो इसके अंदर से जो आवाज आती है आधे घंटे तक, उसके बाद स्टार्ट होने के बाद भी जो आधे घंटे तक उसको स्टार्ट रखते हैं उसकी आवाज आती है, तो ऐसा लगता है कि वो मशीन ही अपने आप में ही निकल गई हो। On Sundays, this enthusiast tests and touches up his engine, whereupon the whole locality is converted into a sort of gold factory. संडेज में क्या होता है, ये जो एंथुसियास्ट टेस्ट और टचेज अप इस इंजन पर बढ़ जाता है, जहां पर पूरी के पूरे लोग जो लोकेलिटी के होते हैं वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू द सॉर्ट ऑफ जैसे कि गोल्ड फैक्ट्री हो। आई से गोल्ड फैक्ट्री बिकॉज इन माई एक्सपीरियंस इट इज द मोस्ट डेफनिंग प्लेस ऑन द अर्थ वेयर द ओर इज पल्वराइज्ड बिफोर बीइंग ट्रीटेड विद साइनाइड। अब इन्होंने यहाँ पर गोल्ड फैक्ट्री इसलिए बोला है कि अर्थ पर ये सबसे ज्यादा ऐसी जगह है, डेफनिंग प्लेस, जहां पर जो ओर होता है ना, जब खुदाई करते हैं खदानों में से ओर्स निकाले जाते हैं, उनको साइनाइड में जब कन्वर्ट करा जाता है तो बहुत शोर होता है, वो एक प्रॉपर जो उनका कन्वर्जन होता है उसमें,
दिस वॉज ऑल आई कुड कैच ऑफ द होल प्रोसेस व्हेन आई विजिटेड अ गोल्ड माइन सम ईयर्स अगो। तो उसने कहा ये सब मुझे तब पता लगा जब मैं गोल्ड माइन गई, देखा मैंने कुछ साल पहले। माई गाइड वॉज एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग टू मी इन अ ग्रेट डिटेल बट आई कुड सी ओनली हिज लिप्स मूव, देयर वाज सच अ क्लैटर ऑल अराउंड। मेरा गाइड जो था, मेरे साथ जो जा रहा था, वो मुझे सब चीजें बता रहा था डिटेल में, लेकिन मैं उसकी सिर्फ लिप्स की मूविंग देख पा रही थी, उसको सुन नहीं पा रही थी क्योंकि शोर इतना ज्यादा था इनमें चीजों का। इट हैज बीन द सेम एक्सपीरियंस फॉर मी इन एनी फैक्ट्री। और किसी भी मैं फैक्ट्री में जाती हूँ वहां पर भी मेरा यही सेम एक्सपीरियंस होता है। I have often been taken around in many types of factories, but as my guides moved their lips, I gave up all attempts of knowing how cotton or silk is converted into yarn and fabric. आई हैव बीन ऑफन, मैं बहुत तरह की फैक्ट्रीज में अलग अलग में गई हूँ, बट ऐसे जैसे कि मेरे गाइड्स के लिप्स मूव करते हैं पर सुनाई कुछ नहीं देता। मैं सारे अटेम्प्ट्स कर लेती हूँ, आई गिव अप ऑल अटेम्प्ट्स ऑफ नोइंग कि कैसे कॉटन और कैसे सिल्क को कन्वर्ट किया जाता है यार्न फैब्रिक में। तो आई जस्ट केम टू नो अबाउट ऑल दिस। द नॉइज ऑफ मशीनरी इज ऑलवेज एट अ हायर श्रुति loudness that the voice of a guide, a fact that is generally overlooked by those who take people around factories. अब हमेशा मशीनों की आवाज़ हमेशा इंसान की आवाज़ से तो ज़्यादा ही होती है, तो मशीनों की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा हाई रहती थी वॉइस के आवाज़ के आगे। और ये फैक्ट सबको पता है, लेकिन लोग इसको नज़रअंदाज कर देते थे, ओवरलुक कर देते हैं बाय दोज जो फैक्ट्रीज में विजिट भी करते हैं। While all the explanation is going on, mind keeps wasting on visions of a zone or silence. जब सारी एक्सप्लेनेशन चल रही होती है ना, जब कोई बंदा एक्सप्लेन कर रहा होता है तो उनका माइंड, मतलब उनका दिमाग तो अब अलग ही विजन में होता है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि सब आवाज नहीं आ रही। I abandoned a very comfortable house because of a neighbor who switched on his radio every morning at 5 long before even the gates were unlocked in any radio station. मैंने देखा कि एक कंफर्टेबल हाउस, अबांडन मीन्स जो लेफ्ट काफी टाइम से था, बिकॉज ऑफ एक नेबर की वजह से जो अपना रेडियो हर सुबह 5 बजे चला दिया करता था जबकि गेट्स भी अनलॉक होते थे रेडियो स्टेशन में। तो रिजल्ट ऑफ सच एन अर्ली स्विचिंग ऑन वॉज दैट रेडियो द नेबर्स kept up for a sort of humming, a most harassing accompaniment, unbroken, like the humming of 1,000 bees. तो इस तरह के सुबह सुबह जो रेडियो चला देते हैं, उनकी जो आवाज होती है, ऐसा लगता है इट्स हमिंग सी साउंड आती रहती है, तो वो बहुत ही हैरेसिंग सी लगती है, जैसे कि सुबह सुबह जो बीज होती है ना, मधुमक्खियों की जो हमिंग साउंड उस तरीके से आती है, बहुत सारी मधुमक्खियां इकट्ठी हो गई। आई फियर दैट दिस सिमिली में मिसलेड माई रीडर्स by its poetic association, but far from it, this humming was like the squeaking to one's brain by many instruments of torture, something like pneumatic drill operating at one's temples. So, author was thinking कि मुझे कई बार डर लगता है कि ये जो सिमिली मैंने यूज किया, मे बी मेरे रीडर्स जो हैं इसको पढ़ेंगे वो मिसलीड हो सकते हैं इस पोएटिक डिवाइस से। लेकिन फार फ्रॉम इट, हमिंग को उन्होंने यहाँ पर बताया है कि उसे ऐसा लगता है कि जैसे सुबह सुबह 5 बजे वो रेडियो लगा देता है, जैसे कि कोई मेटल की या कोई वुड की ना डंडी लेकर कोई सिर में कोई मार रहा हो और कोई इंस्ट्रूमेंट मार रहा हो और कोई टॉर्चर कर रहा हो, जैसे कि कोई ड्रिल कर रहा हो जैसे। तो इस तरीके से उन्होंने शो किया वाई माई नेबर शुड हैव क्यूड अप सो अर्ली इन डे इन ऑर्डर टू रिसीव अ रेडियो प्रोग्राम वॉज अ थिंग आई कुड नेवर अंडरस्टैंड। उसने कहा कि मुझे नहीं समझ आता कि सुबह सुबह उठकर ये रेडियो चलाने का क्या मतलब है, कि क्यों उठ जाते हैं वो इतनी जल्दी सुबह सुबह, और उन्हें रेडियो चलाने के लिए सुबह जल्दी उठना पड़ता है या रेडियो चलाने के लिए ही जान के वो उठते हैं, तो मुझे नहीं समझ आता। इट्स ओनली इफेक्ट वॉज टू मेक मी गेट अप अर्ली सिंस आई डू नॉट लाइक टू लाई इन बेड वॉलोइंग इन अनचैरिटेबल नेबरली थॉट्स द फर्स्ट थिंग इन द डे। तो इट्स उसका, लेकिन उनका उठना और रेडियो चलाने का एक ओनली इफेक्ट है कि मैं जल्दी उठ जाती हूँ, और क्योंकि मेरे को भी ज़्यादा देर बेड में लेटना अच्छा नहीं लगता। इन अनचैरिटेबल नेबरी थॉट्स, तो फर्स्ट थिंग डे में जो है कि मुझे पसंद नहीं है। मोर ओवर आई वॉज नॉट without hope since a friend who knows all about radios told me that my neighbor's habit of switching on the radio when the transmitter was still cold was the surest way of destroying the valves if not the radio itself. Moreover, I was not like मेरे without a hope since मेरा एक फ्रेंड था जिसने मुझे ये बताया ऑल अबाउट रेडियोस के बारे में। उन्होंने बताया था कि मेरा जो माय नेबर की हैबिट है जो ये स्विच ऑन करने की रेडियो में, जब ट्रांसमीटर नहीं चलता था तो उसका श्योरेस्ट वे था कि उसकी मतलब किसी कुछ वजह से वो खराब हो गया था, तो रेडियो जब तक खराब नहीं होगा तो वो तब तक उसको चलाते रहते हैं। बट नथिंग अकर्ड अलोंग दोज हैप्पी लाइन्स एंड आई हैड टू मूव ऑन। तो वो
इसको इग्नोर करके आगे बढ़ी. I sometimes feel that God, who constructed the human body with so much forethought, seems to have become weary when he came to the ears and left them as the most vulnerable portion of the human body. कहा आई समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि दैट गॉड जिसने ह्यूमन बॉडी को बनाया है इतने सोच समझ कर seems to have become weary when he come to the ears and left them as the most vulnerable. मतलब बहुत ही वियरी लगता होगा उनको जब उनको ये सुनना पड़ता होगा और कि कैसा इंसान उन्होंने बनाया कि वो क्या कर रहा है. द रिजल्ट इज दैट वी स्पेंड ऑल आर लॉन्गिंग फॉर समथिंग दैट वी कैन नॉट अटेन, नेमली साइलेंस. मतलब हर कोई इंसान उस चीज़ों के पीछे भाग रहा है जो वो अचीव करना नहीं चाहते या फिर उस पर अपना पूरा दिन खराब कर देता है उन चीज़ों के लिए जो वो पा नहीं सकते. एक्सेप्ट साइलेंस. साइलेंस नहीं है, शोर है. तो साइलेंस बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में, उसको भी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए. और साइलेंस भी इस तरीके का साइलेंस नहीं है कि हमेशा चुप रहो, बट यू शुड मेंटेन द साइलेंस ऑल्सो. Now let's do the vocabulary. Distracted, unable to give your full attention to something because you are worried or thinking about something else. Necessary, that is needed for a purpose. Peculiarly, unusually. Elegant, having a good style. Shattering, to break something into small pieces. Pierce, to manage, to go through. Commodity, a product that can be bought and sold. Dread, to be very worried about something. A person who is very interested in an activity. Or rock from which metal can be taken. Experience, the things that you have done in your life. Abundant, left and completely. Humming, to make a continuous low noise. Curing, pushing a long pointed piece of metal, though. And vulnerable, weak and easy to hurt physically. Now it's the testing time. Now first we'll do take the correct option and mark it in OMR sheet. Noise pollution is enough to weaken our nerves. The noise in and around us is wearing us out of terrific pace. According to author, who is the noisiest creature on the earth? Children. Which period should be introduced in every class? That is period of absolute silence. Most vulnerable portion of human body is ears. Let's do the fill in the blanks. My mind keeps feasting on visions of a zone of silence. It has been the same experience for me in my factory. I have a dash of living next to a man owning a motorcycle. Red. Dash is the greatest bane of modern life. Noise. True age will probably be known on the noisiest in human history. Now let's do write T for the true and F for the false statement. The noise around us is wearing us out of a terrific pace. True. Walking in the street does not make noise. False. Noise is most vulnerable portion of human body. True. The author has no problem in living next to the man owning a motorcycle. False. Gold factory is the most deafening place on the earth. True. I hope you all have understood this chapter. You all can go through it once again and we'll meet in the next video with the next chapter. Till then, bye-bye. Take care.